Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. So, in today's first session, हम लोगों की जस्ट एक इंट्रो पार्ट है जो आप लोगों के लिए काइंड ऑफ डेमो पार्ट है जिसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट लॉ क्लियर। पहले मैं अपने सिलेबस के रिगार्डिंग अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको इंट्रो प्रोवाइड करूंगा कि सर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज जो एज पर द ओल्ड स्कीम ऑफ द आईसीआई विच इज गोइंग ऑन क्लियर, जो अपनी एट प्रेजेंट गोइंग ऑन है, जिसमें पेपर नंबर टू दैट इज ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के नाम से जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है, जो 100 मार्क्स की आप लोगों की क्या रखेगा, वेटेज रखेगा क्लियर, कि उसमें कौन कौन से लॉज हैं जो आप लोगों ने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, द प्राइम थिंग। प्लस वेटेज वाइज तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी भी प्रोवाइड करिए कि सर कौन से लॉ की कितनी वेटेज होगी। जस्ट लाइक सीए फाउंडेशन भी आप लोगों ने अटेम्प्ट दी है क्लियर, एंड होप सो बढ़िया रिजल्ट्स भी आप लोगों के अच्छे ही रहेंगे। सो फाउंडेशन में भी आपकी एक वेटेज थी, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, इंडियन पार्टनरशिप था, एलएलपी कंपनीज, हर एक्ट की पेपर वाइज अपने आप में क्या थी, एक वेटेज थी क्लियर। एंड द मेजोरिटी आपको पता है कि सर फाउंडेशन लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द मेन द मोस्ट, जो वेटेज वाइज 1/3 ऑफ द पेपर कंसिस्ट कर रहा था, वो कौन था, अपना कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स डिस्कस अबाउट द सीए इंटर सिलेबस कि सर सीए इंटर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स एंड कैसे कैसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लियर। एक बार वन बाय वन उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले सर कोई राइटिंग पार्ट नहीं है, जस्ट हमारा नॉर्मल पार्ट है सर, ये कि पेपर नंबर 2 जो आप लोगों का एज पर द आईसीआई सर कॉर्पोरेट एंड, इन्होंने नाम क्या यूज किया, अदर लॉज। क्या वर्ड यूज किया, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अब कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्लियर। वन इज कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ सर, कंपनीज एक्ट। कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ, कंपनीज एक्ट। मेनली हमारा सीए इंटर का जो सिलेबस है, द मोस्ट सिलेबस क्लियर, ये कंपनीज एक्ट क्या करने वाला है, कवर अप करने वाला है सर। अदर लॉज में तो छोटे छोटे 3 से 4 लॉज हैं जो आपके सिलेबस का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। मेनली वेटेज क्लियर जो हम लोगों के लिए बनती है, दैट इज द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013, द रीसेंट एक्ट जो आप लोगों के लिए रीडिफाइन करके बनाया गया था, वैसे बेस 1956 क्लियर। द कंपनीज एक्ट 1956 जो पुराना था, जिसको रीडिफाइन करके 2013 एंड छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ आप लोगों ने सीए फाउंडेशन के अंदर भी क्या किया, रीड आउट किया क्लियर। तो उसी कंटेंट को कॉपी करते हुए द पॉजिटिव थिंग, फाउंडेशन पढ़ी वेस्ट नहीं जाएगी। ईच एंड एवरी वर्ड जो आप लोगों ने फाउंडेशन में डिस्कस किया, हर वो वर्ड यहाँ पे दोबारा क्या होगा, रिपीट होगा। मतलब मेरे पहले 2 टॉपिक्स क्लियर। फर्स्ट 2 टॉपिक्स जो हम लोगों के हैं वो मिक्सचर ऑफ सीए फाउंडेशन ही है। मैं बार बार आपको लेके आऊंगा, बचपन में पढ़ा था ठीक है ना। तो अल्टीमेटली फाउंडेशन में आप ये सारे थिंग्स क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एंड सर कंपनीज एक्ट हम लोगों की 60 मार्क्स की क्या रखने वाला है, वेटेज। एंड सर आई एम डिस्कसिंग दिस पेपर 2 एज पर द ओल्ड स्कीम जो अपनी ऑलरेडी रनिंग है, जो एट प्रेजेंट आप लोगों की रनिंग स्टेज है, हम उसी की बात कर रहे हैं क्लियर। कि क्योंकि एज पर द ओल्ड स्कीम अगर नवंबर 23 जो आप लोगों की अटेम्प्ट है, अगर नवंबर 23 में हमारी ओल्ड स्कीम ही रहेगी जो कंटिन्यूटी में चलती आ रही है, देन यू विल फेस द पेपर नंबर 2 दैट इज ऑफ 100 मार्क्स क्लियर। अदरवाइज इफ आईसीआई विल क्लियर एज सुन एज पॉसिबल, हमें जो उम्मीद है, हमें जो होप है कि विद इन अ वीक कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर ये क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, यू विल एनरोल फॉर द इंटरमीडिएट, आप नेक्स्ट आगे करेंगे, तो जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो ऐसे एनरोलमेंट भी कैसे होंगे। तो हमें जो एक्सपेक्टेड है कि विद इन अ वीक कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हमें मिलने वाली है कि व्हाट अबाउट द सर नवंबर 23, कि हमें थोड़ा इस अटेम्प्ट का क्लियर करें ताकि हम स्टार्टिंग से अपने एफर्ट्स उस अकॉर्डिंग टू ही डिफाइन कर पाए, उस अकॉर्डिंग टू ही लगा पाए कि वेदर वी हैव टू अपीयर फॉर 6 पेपर्स एज पर द न्यू स्कीम और वी हैव टू गो फॉर 8 पेपर्स एज पर द ओल्ड स्कीम क्लियर। तो हम लोग जस्ट एक ओवरव्यू पार्ट में ये लेकर चल रहे हैं।
जस्ट टेंटेटिव नॉर्मली। तो सर 60 मार्क्स में आपको क्या मिलने वाला है, प्योरली कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉस की वेटेज तो आपको पता लग चुकी होगी सर, कितनी वेटेज है जी 40 मार्क्स की, जिसमें सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी दोबारा आप लोगों के पास आएगा, बट वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं जो आपने फाउंडेशन में रीड आउट किया। क्लियर? सो वन ऑफ द अदर लॉज में हमारे पास जो नेक्स्ट मेन एक्ट है दैट इज कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट द थिंग इज हमने फाउंडेशन में जो रीड आउट किया था दैट इज पार्ट ए, जिसको तुम कहते हो जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर? जर्नल सिंपल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट एनी स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने सर स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिस्कस किए थे, लाइक गारंटी, बेलमेंट, इंडेमनिटी, प्लेज, एजेंसी। वही पर्टिकुलर पार्ट, वही पार्ट बी, द काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मैं पार्ट बी के नाम से कहता हूं, ये आप लोगों का सीए इंटर के सिलेबस में अदर लॉज में ये टॉपिक क्या होने वाला है, कवर होने वाला। क्लियर? एंड ऑलमोस्ट मे बी बीकॉम लेवल पे भी आपने उसको रीड आउट किया होगा, बट वो तो सर एक बीकॉम पार्ट था। यहां पे इसकी वेटेज है, इसकी कंप्लीट मिनिमम टू मिनिमम मान के चलिए 10 से 15 नंबर का आपका जो एग्जाम है वो इस पार्ट बी में से डिस्कस होने वाला है। क्लियर? एंड नंबर 2 जो इसके बाद अदर लॉज में हम बात करेंगे दैट इज नेगोशिएट। क्लियर? ये भी आप लोगों ने बीकॉम लेवल पे सुना होगा या अभी आपके पार्ट में होगा, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्लियर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये भी सर आप लोगों की मिनिमम टू मिनिमम मान के चलिए 10 to 15। क्लियर? अप्रॉक्स, या ये मान लीजिए इन दोनों की जो वेटेज है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल की जो वेटेज है, ये तकरीबन टोटल 25 मार्क्स की तो मिनिमम बन ही जाती है। मिक्सचर ऑफ एज सच डिफाइन करने की बजाय दोनों की वेटेज 25 नंबर तो बड़े आराम से बन ही जाती है। एंड जो 15 मार्क्स का पार्ट बचा, मैंने 40 मार्क्स कहा था ना, 40 में से 25 तो ये कवर कर गए, दो मेजर। क्लियर? जो 15 मार्क्स में बचा वो आप लोगों का है सर, एक तो जर्नल क्लॉजेस। क्लियर? जर्नल क्लॉजेस। क्लियर? और एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्लियर? सर एक बात बताओ, जो चीज हमें पहले पढ़नी चाहिए वो हम सबसे क्या पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स। मैं फाउंडेशन में भी जो चलो हमारे पास पढ़े हैं व्हाटएवर, मैं फाउंडेशन में भी एक ही चीज बात कहा करता था कि मैं लॉ नहीं, लॉ को पढ़ना सिखाऊंगा, कि लॉ को पढ़ना कैसे। क्योंकि काफी थिंग्स ऐसी होती हैं, जैसे लॉ में हम लोगों ने वर्ड टू वर्ड जो एक्सप्लेनेशन करी, वर्ड टू वर्ड जो ट्रांसलेशन, नॉट द ट्रांसलेशन, हमने उसकी क्या करी, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, जिस सेंस में वो लिखा गया, जिस सेंस में लॉ मेकर की इंटेंशन थी, उसी सेंस में उसको अडॉप्ट करना, उसी सेंस में लेना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब यहाँ पे हम ये थोड़ी कि सर मैं आपको जस्ट इंग्लिश लिखी हुई है उसको आप ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट इज नॉट द वर्ड। मैं आपको वही प्रोविजंस लॉजिकली क्या करवाऊंगा, कन्वे करवाऊंगा। क्लियर? कि वाई ये प्रोविजन वहां पे ऐसे क्यों बनाएगी, ये ऐसे सेक्शंस क्यों बनाए गए, ताकि अगर तुम उसी इंटेंशन के साथ उसको क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, आप उसकी सही इंटरप्रिटेशन अगर आप ले पाएंगे, तभी तो कल को अपने क्लाइंट्स को गाइड कर पाएंगे। अब नॉर्मली लिटरली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में समटाइम्स क्लाइंट की कॉल आती है कि वहां पे सर हम ये ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे थे, क्या हम कर सकते हैं। अब वहां पे हम देखते हैं जेन्युइननेस। क्लियर? कि लॉ की नॉलेज तो है, लॉ की नॉलेज तो पता है कि एज पर द लॉ ये चीज है। फिर वहां पे हम कुछ नेचुरल भी देखते हैं कि सर अल्टीमेटली क्या ऐसा होना चाहिए। और ये थिंकिंग, ये डिसीजन मेकिंग आपको कब आती है, जब आपको लॉ मेकर की इंटेंशन पता होगी, लॉ को सही वे से अगर इंटरप्रेट करेंगे कि इन प्रोविजंस को बनाने के पीछे मोटिव क्या था, क्यों वहां पे इस तरह के कंप्लायंसेस, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सर इंटरप्रिटेशन का मतलब जस्ट कल्ला पढ़ना ही नहीं, पढ़कर उसको उसी सेंस में समझना भी है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स।
तो इस वे से कुछ एक नॉर्मल सा पार्ट, क्लियर, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली एक टॉपिक पे अपने आऊंगा, क्लियर, कि सर 60 मार्क्स का मोटा मोटा क्लियर हुआ। 60 मार्क्स का हमारा कंपनी लॉ है, जिसमें काफी कुछ हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, एंड उन्हीं में से एक छोटा सा एलिमेंट आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डिविडेंड। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी डिस्कशन जो हमारी 3 दिन की डिस्कशन ही रहेगी विद आईसीआई मॉड्यूल की कवरेज। ये टॉपिक खत्म करके फटाफट इसमें से ही हमने क्या करने हैं, जो क्वेश्चंस हैं साथ के साथ ट्राई करने। क्लियर, चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों के पास ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड होगी या हार्ड कॉपीज आपको मिल चुकी हैं। क्लियर, सो जस्ट नॉर्मल कंटेंट हम लोग, आप कहेंगे सर आप डायरेक्टली सीधा चैप्टर 8 पे आ गए, क्या कोई फर्क नहीं है क्या? सर कोई फर्क नहीं है, बिकॉज the whole Companies Act 2013 is also divided into various chapters. ये बुक का चैप्टर तो है ही है, आप इवन देख रहे होंगे यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ, चैप्टर 8 ऑफ, सर इतना बड़ा लॉ है, इतना बड़ा कंपनीज एक्ट है, अगर कोई पर्सन इसको ढूंढने लग जाए बीच में गुम हो जाए, इतनी ज्यादा प्रोविजन, इतने ज्यादा सेक्शंस इसके अंदर कंटेंट है। एंड दिस कंपनी लॉ अगर एज पर न्यू स्कीम की मैं नहीं बात कर रहा, क्लियर, ये आपको सीए इंटर में भी मिलने वाला है, सीए फाइनल में भी मिलने वाला है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर, द हाफ पार्ट इन सीए इंटर, द नेक्स्ट हाफ पार्ट इन द सीए फाइनल, एज पर द अभी तक जो सिस्टम हम लोगों का रनिंग है। बट सर अगर लेट इट बी इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल ही रीडिफाइन कर दिया, चेंज कर दिया, तो दिस विल कम not in the final, not in the inter, somehow they will adjust at any stage, most of the foundation stage पे adjust करेंगे। मेरे को पता है कि फाउंडेशन ये अगर 100 मार्क्स में लॉ चला गया तो प्राइमरी वेटेज किसकी बनेगी, कंपनीज की बनेगी, इंटर का सारा सिलेबस खींच के इसमें ले आएंगे, एक एक स्टेप बैक हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो अल्टीमेटली ये सर इतना बड़ा एक्ट है कि इन्होंने अपने एक्ट को भी चैप्टर्स में धीरे धीरे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स आप इंडेक्स वर्ड यूज करते हो। अब लेट इट बी अगर किसी पर्सन को डिविडेंड के रिगार्डिंग टू सेक्शंस की डिस्कशन करनी है, डिविडेंड्स के रिगार्डिंग टू को पॉइंट फाइंड आउट करना है, यू डोंट हैव टू लुक हियर एंड देयर कि कहां पे जाएं, किस में चेक करें, इंडेक्स में चेक कर, चैप्टर 8 पढ़ा तो है। चैप्टर 8 का नाम ही क्या है, डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ। बढ़िया करा सर, इन्होंने ग्रुपिंग कर दी, अच्छा करा कि सिमिलर सेक्शंस को उठाकर पर्टिकुलरली किसके अंदर डाल दिया, आप लोगों के चैप्टर 8 के अंदर। एंड सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम लोग यहाँ पे आपके सेक्शंस इंटर में सेक्शन 2 से लेके 148 तक, 2 से लेके 148 तक तो डिफाइन करने वाले ही वाले, जितने भी आप लोगों के ये पहले टॉपिक्स होंगे, जैसे आप लोग ये अकॉर्डिंग टू बुक कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, 8, द टोटल 1 to 10 चैप्टर्स आर ऑफ कौन से लॉ के हैं, कंपनी लॉ के। कौन से लॉ के हैं, कंपनी लॉ के, जो सेक्शन 2 से लेकर 148 तक हम लोग क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, विद सम कुछ बीच बीच में छोटे छोटे सेक्शंस आगे वाले भी आएंगे, बट मेजोरिटी सेक्शंस हम लोग इनके थ्रू क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। क्लियर, अब मैं अगर आपको कहूं फाइनल का पहला सेक्शन कौन सा होगा, 149, समझिए ना, 149 से आगे कौन चलेगा, फाइनल्स का कंटेंट चलेगा एज पर दिस स्कीम जो भी चल रहा है। क्लियर, चलिए सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्ट की मार्जिनल हेडिंग्स क्या हैं, इस चैप्टर की मार्जिनल हेडिंग्स क्या हैं। सर इसमें हम 123 से लेके 127 तक सेक्शंस क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मतलब अगर पूरे कंपनी लॉ में, अगर किसी क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर, मैंने पूरा पेपर देखा, पूरे पेपर में अगर डिविडेंड वर्ड आया ना, अगर डिविडेंड वर्ड आया वो 123 से लेके 127 के अंदर होगा, इन्हीं में होगा, इनके अलावा आगे वर्ड नहीं जाएगा, ना पीछे ना आगे, क्योंकि डिविडेंड के रिलेटेड टू सेक्शंस जो दिए गए वो है ही कौन से हैं, 123 से लेके 127। स्कोप क्लियर है सर, वेरी क्लियर। वही बात है कि पढ़ने का वे थोड़ा चेंज आउट करोगे, वो हमारा काम है, धीरे धीरे आप लोगों को उस पिच पे लेके आना। एंड नेचुरली सर फाउंडेशन से इंटर का बहुत फर्क है, इंटर से
फाइनल का भी बहुत फर्क है, स्टेप अलग अलग है। क्लियर? सो अपना वैसे ही स्केड्यूल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आपका माइंड ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। बहुत सारी थिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करनी होंगी। क्लियर? द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द करंट नई नई जो अमेंडमेंट्स मेन कवर कर रहे हैं। अब सर कंपनी लॉ है, डे बाय डे चेंजेस बहुत आती है। कभी कोई पेनल्टी चेंज हो गई, कभी कोई डेज की लिमिट चेंज हो गई, कभी कोई सेक्शन के अंदर कुछ नया इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। इवन फाउंडेशन लेवल पे भी आई थी। फाउंडेशन लेवल पे भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आती ही आती हैं सिलेबस में, तो ये भी। और कंपनीज को लेकर तो गवर्नमेंट वैसे ही बहुत कंसर्न्ड है। कभी सोल प्रोप्राइटरी पे सुना, कभी पार्टनरशिप पे सुना, कभी कोई अमेंडमेंट आई हो? उनको खुद को 100 साल हो चुके बने हुए, आज तक नहीं कोई अमेंडमेंट देखने को मिली। और ये 2013 में बना है कंपनीज एक्ट। कितनी बार तो रीडिफाइन हो चुका, नए एक्ट बन चुके, अमेंडमेंट एक्ट बन चुके। रोज कोई ना कोई सर्कुलर्स, कोई ना कोई एमसी की ओर से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते रहते। क्योंकि सर कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। कंपनी के प्रिविलेजेस बहुत है, कंपनी के बेनिफिट्स बहुत हैं। वो आप पढ़ते हो ना, परपेचुअल सक्सेशन होना, लिमिटेड लायबिलिटी होना, सेपरेट लीगल एंटिटी है द मेन हथियार। सेपरेट लीगल एंटिटी की कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है। थोड़ा इसको कंट्रोल रखना होगा, इसको लिमिटेड रखना होगा। अगर ज्यादा लगाम खुली छोड़ दी ना, ये तो अपनी मनमर्जी पे आ जाएंगे। इसीलिए कंपनीज के केस में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। हर चीज को लेकर कोई ना कोई फॉर्म, आपने ये फॉर्म फाइल करना है, आपने ये सीए से साइन करवाना है, यहाँ पे सीएस साइन करेगा, आप एमसीए पे ये अपलोड करो। कुछ ना कुछ कंटेंट चलता रहता है। एक प्रॉपर ऑडिटर अपॉइंट होगा, ऑडिटर आपका क्या करेगा, ऑडिट करेगा। हर तरफ से इन्होंने कंप्लायंसेस के अंदर जकड़ा हुआ, बांधा हुआ है कि सर अल्टीमेटली कंपनीज फ्री माइंड से काम ना करें, अंडर कंप्लायंसेस सोचकर। आज की डेट में कोई भी क्लाइंट हमारे पास अगर आता भी है, वो पहले सवाल क्या पूछता है कि जी पार्टनरशिप करें या कंपनी खोलें। जो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, कंपनी बनाएं या पार्टनरशिप में काम करें। हम पहले पूछते हैं सर आपका मोटिव क्या है, आप व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू अंडर दिस पार्टनरशिप और द कंपनी फॉर्मेट। आप करना क्या चाहते हो, पहले आप हमें अपना मोटिव बताइए। देन आई विल टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स, कि दोनों में क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं, फिर मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली देन यू विल डिसाइड कि सर व्हाट विल यू मेक, एलएलपी, पार्टनरशिप और कंपनी। तो ये क्वेरीज हमारे पास आती है। तो जब तक तुझे क्लियर ही नहीं है, तुम्हें क्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं है कि कंपनीज के क्या बेनिफिट है, कंपनीज में क्या क्या कंप्लायंसेस होंगे। अभी तक तो अकाउंटिंग पॉइंट से मैं इतनी बात श्योर कह सकता हूं, आपने ये फर्स्ट वर्ड डिविडेंड जो सुना होगा, आप हमेशा क्या कहते होगे, हाँ कंपनी डिविडेंड पे करती है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, डिविडेंड जब क्या करोगे, पे आउट करोगे, बुक्स में उसकी एंट्री कर देना। ये तो सिर्फ फ्रंट एंड था, ये तो फ्रंट एंड था जो आपने स्टार्टिंग का फेज देखा। बैक एंड पे लॉ के कंप्लायंसेस क्या होंगे, कंपनी डिक्लेयर कैसे करेगी, कंपनी के पीछे कंडीशंस क्या हैं डिक्लेयर करने को लेकर। क्लियर? एंड किन किन केसेस में आप कैसा कैसा ट्रीट करेंगे, द ऑल कंप्लायंसेस, सेक्शन 123 से लेके 127 तक। पहला, सबसे पहला पढ़िए जी, स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले तो यहां पे आप देख रहे होंगे एक सेक्शन क्या लिखा हुआ है जी, 2, सेक्शन 2। और मोस्टली सर किसी भी एक्ट में, मैं किसी भी एक्ट की बात कर रहा हूं, किसी भी एक्ट में सेक्शन 2 जो होता है ना, उसमें डेफिनेशन पार्ट होता है। क्लियर? अब ये पहले आपको डेफिनेशन, पहला वर्ड देख क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ। क्योंकि सर हर एक्ट का सेक्शन 2, लग किसी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोल, कंसिडरेशन सेक्शन 2D। सेक्शन 2 होता ही कौन सा, डिफाइनिंग सेक्शन होता है, कि पहले वो डेफिनेशन आपको पढ़ाएगा। कहते सर लेट्स एक बार क्लियर कर लें कि ये डिविडेंड होता क्या है। मेरे लिए तो सर नॉर्मल वर्ड एज पर द लेमन लैंग्वेज, मैं तो डिविडेंड वर्ड को क्या यूज करूंगा सर, इट्स बेसिकली अ रिवॉर्ड। इट्स बेसिकली अ रिवॉर्ड फॉर व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। जो भी आपने कंपनी में क्या करा, इन्वेस्ट करा, इन्वेस्टेड इन द शेयर्स। क्योंकि डिविडेंड किस पे मिलता है, शेयर्स पे। सर जो भी आपने कंपनी की शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करा, उसके कारण जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, दैट इज द डिविडेंड। वही अपने आप में क्या है, डिविडेंड है।
पढ़िए, बट सर सेक्शंस के अकॉर्डिंग देख, डेफिनेशन पार्ट में इन्होंने क्या कहा, और मोस्टली इनकी जो डेफिनेशन गिवन होती है वो समझ नहीं आती, क्लियर मीनिंग तो सेक्शन में लिखा ही नहीं होता, वो जब आप डिटेल में पढ़ते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस में। हाँ, एक और अच्छी चीज बताऊंगा, पहले एक बार स्टार्ट करते हैं। लाइक डिविडेंड इंक्लूड्स, पढ़िए जी क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंटायर। ये तो सर टाइप हो गई। हाँ, आपके दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है एंटायरम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड दो ही होते हैं सर। फाइनल कौन सा हुआ, जो ईयर एंड पे, ईयर खत्म होने पे जो दिया जाता है इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड। और जो एंटायरम डिविडेंड होता है वो कौन सा होता है, जो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने खुश होकर क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया। एक मार्केट में अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए समटाइम्स होता है सर, कंपनी मोटे प्रॉफिट्स में, कंपनी क्या करती है अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए एक एंटायरम डिविडेंड, एक एडिशनल डिविडेंड अलग से दे, कहते जी एजीएम में तो जब देंगे देंगे। एजीएम मींस एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर, कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, क्लियर, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को साइड बाय साइड बैकअप देता रहूंगा। क्लियर, क्योंकि देखिए वही बात है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना एंड इन बिटवीन स्टार्ट करना, इसमें ज्यादा मजा मिलेगा आपको। क्यों, स्टार्टिंग में तो वही आपके फाउंडेशन लेवल, एमओए क्या है, आर्टिकल्स क्या है, सब छोड़ो, मेन डिस्कशन पे आओ। क्लियर, इसमें हर तरह से मैं आपको, क्योंकि आपके लिए हर तरह का एक वर्ड नया होगा, तो मैं आपको पहले वो भी समझाऊंगा प्लस एक नया कंटेंट भी समझाऊंगा। क्लियर, तो एजीएम के अंदर सर, एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर यूजुअली यूजुअली मेंबर्स डिविडेंड क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्लियर, बट कंपनी के पास जो अच्छी अर्निंग हो रही है, कंपनी के पास एक बढ़िया अर्निंग हो रही है, देन कंपनी उस केस में क्या करती है, एंटायरम डिविडेंड, जिसको वर्ड बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर, बिटवीन टू एजीएम्स, बिटवीन टू एजीएम्स हम अपना डिविडेंड क्या कर देते हैं, डिक्लेयर करते हैं। उठा लो, ले लो, कमा लो, अपा भी कमा रहे हैं, तुम भी कमाओ, और तुम्हारे सिर पे तो कमा रहे हैं, तुम लोगों का पैसा ही तो किसमें लगा हुआ है, हमारी कंपनी में, तुम्हारी वजह से ही हम कमा पा रहे हैं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, कहते सर क्या वो फाइन, अरे वो भी मिलेगा, ये तो एडिशनल है, वो भी मिलेगा, वो तो फाइनल डिविडेंड है, ये कौन सा था, एंटायर एडिशनल डिविडेंड। क्लियर, यस प्लीज, द टर्म एंटायरम डिविडेंड मींस द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन, किनके बीच में, नहीं तो सर एजीएम पे जो डिक्लेयर होगा वो तो कौन सा होता है, फाइनल, तो बिटवीन टू एजीएम जो होगा वो कौन सा होगा, एंटायर। ये तुम वेट भी नहीं कर पाए, मैं तो कह रहा हूं जी खुशी तो आ जाए, बांटना तो आ जाए, आप कह रहे हो एजीएम में बांट देना, एजीएम में अलग से दे देंगे, तू बांट, ये एंटायरम डिविडेंड है, मार्केट में बना हवा अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी डिविडेंड ज्यादा बांटोगे ना तो कैपिटल उतनी अच्छी जाएगी, और लोग अट्रैक्टेड होंगे आपकी कंपनी की ओर। आप शेयर कौन सा लेना पसंद करोगे बताओ, जिसमें रिटर्न ज्यादा है ना, इन्वेस्टर उतने ज्यादा क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। एक वो कंपनी जो फाइनल डिविडेंड भी रो पीट कर देती है, और एक ऐसी कंपनी जो एंटायरम पे एंटायरम बांट रही है, मेरा ध्यान तो इसकी तरफ ज्यादा जाएगा। पर सर जो कुछ भी करो विद इन द लिमिट्स, विद कंप्लायंसेस। कंपनी को ये भी नहीं कहा कि तुम लोग अपना बिल्कुल बिना डर के काम करो, ट्रांसपेरेंसी करो, एवरी चीज आपकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए, एमसीए के साथ अपडेटेड होनी चाहिए, जो मर्जी करो, कोई रोक टोक नहीं है, जितना मर्जी काम करो, पर अंडर सुपरविजन। इसीलिए सरकार ने इतने कंप्लायंसेस के साथ ये एक्ट बनाया गया। आगे पढ़िए। नाउ सर, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या है, यस प्लीज। अब आपको दो तरह के डिविडेंड बताए, पहला पहला कौन सा है जी, फाइनल, दूसरा कौन सा है, एंटायरम। एंटायरम को आपने क्या वर्ड पढ़ा, एंटायरम मींस एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर, फाइनल के केस में, और ये एक बेसिक पहचान है एक बच्चे की, जिसको ये चीज क्लैरिटी है, ये चीज पता है, क्योंकि सर डिविडेंड वर्ड आपका सिर्फ और सिर्फ लॉ में ही नहीं, टैक्स में भी काम आएगा। क्लियर, आपको अकाउंट्स में भी काम आएगा, हर जगह पे आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। क्लियर, और जहां जहां मिलेगा, मेरी एक बुरी आदत कह लो या आपके लिए अच्छी कह लो, जहां जो वर्ड लिंक मिला, चाहे सब्जेक्ट कोई हो, ऐसा नहीं है मैं कॉस्ट नहीं पढ़ाता तो मुझे कॉस्ट के बारे में पता नहीं, क्लियर, या टैक्स नहीं पढ़ाता तो टैक्स के बारे में पता नहीं है, जहां पे जो चीज लिंक होगी उसी सब्जेक्ट में चले जाएंगे। अगर अकाउंट्स में ये चीज पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी, अगर टैक्स में ये बात पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी, लिंकेज। जितनी ज्यादा लिंकेज लेकर चलोगे ना, आईसीआई यही आप लोगों से क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है।
कि हमें बुक वॉर्म नहीं चाहिए, किताबें कीड़े नहीं चाहिए कि पढ़ा पेपर दिए पास हो गए ठीक। अपने को चाहिए ऐसा स्टूडेंट जो ओवरऑल डेवलप्ड, कि उसको कोई भी सिनारियो दिया उसका माइंड एक जगह नहीं, जहां जहां वो चीज उसने रीड आउट करी उसका माइंड वहां तक जाए। हाँ सर, अकाउंट्स में वो पढ़ा था, एडवांस्ड अकाउंट्स में आपने वो टॉपिक करवाया था, उसमें डिविडेंड का ये पॉइंट आया था, लिंकेज। समझ गए ना? तो ये वर्ड आपको मोस्ट कॉमन आने वाले। क्लियर? सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है जी? फाइनल डिविडेंड। अब देख, फर्स्टली डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय, सर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू यू मीन बाय रिकमेंडेड? डिक्लेयर्ड, प्रपोज्ड, रिकमेंडेड बाय। क्लियर? और कौन से डिविडेंड के केस में? फाइनल के केस में। अच्छा, फाइनल होता कौन सा है? एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड, जैसे लेट इट बी, अभी आपका ईयर कौन सा खत्म होगा? अभी ईयर 22-23, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ लिखकर, ईयर आपका कौन सा कंप्लीट होगा? 22-23। 22-23 का डिविडेंड कब दिया जाएगा? 23-24 में, असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। क्लियर? क्योंकि सर ईयर एंड तो होने दो, ईयर एंड के रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स को देखते हुए बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन देगा कि सर हमारी ओर से रिकमेंडेड है कि अपना पास्ट ईयर बढ़िया गया, पिछले साल के रिजल्ट अपने अच्छे गए, क्लियर, आपा ने कुल मिलाकर इतना प्रॉफिट कमाया, तो आई विल रिकमेंड कि 15% डिविडेंड देना चाहिए। क्या मैंने डिक्लेयर करा? क्या आपकी इनकम हो गई? इनकम कब होगी? जिस दिन मिलेगा, या जिस दिन फाइनल अप्रूव्ड हो जाएगा। अरे सर ये तो अभी क्या था? रिकमेंडेड का मतलब मिल थोड़ी है आपको, अभी तो प्रपोजल रखा है, प्रपोजल जाएगा एजीएम में, एजीएम में मेंबर्स के साथ डिस्कस होगा, मेंबर्स जिस दिन क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर, क्लियर, डिक्लेयर करेंगे। मिलना भी मैटर नहीं करता, डिक्लेयर हो चुका, मिलेगा, राइट बन चुका कि आपको मिलेगा, उस दिन आप अपनी इनकम क्या करिएगा? बुक करिएगा। पढ़िए, यस, द मेंबर्स इन द एजीएम, कौन? द मेंबर्स इन द एजीएम मे डिक्लेयर द डिविडेंड बाय पासिंग, वर्ड क्या लिखा हुआ है? अब नया वर्ड ओआर, वैसे कोई इतना भी नया नहीं है। ओआर मींस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर हमारे पास यहाँ पे ना दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। क्लियर? रेजोल्यूशन दो तरह के होते हैं सर, वन इज ऑर्डिनरी, वन इज ऑर्डिनरी। देखो वही बात है ना कि मैंने आपको पहले कहा था, ये उल्टा मेरे लिए मुश्किल बन जाएगा, आपके लिए इजी बन जाएगा। हर वर्ड को दोबारा दोबारा एक एक्सप्लेन करना, आपको थोड़ा बैकग्राउंड सही मिलता रहेगा। दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, और ये मैं अकेला वही बात एक ही चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहा, ये सारी थिंग्स आपको किसी ना किसी चैप्टर्स में दोबारा मिलेंगी। लाइक चैप्टर 7 के अंदर ये वर्ड आता है रेजोल्यूशन, उसमें दो रेजोल्यूशन आते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। तो जब सुनी हुई चीज को दोबारा एक बार आप अच्छे से रीड आउट करोगे ना, तो उतनी ग्रिप आप लोगों की बढ़िया बनेगी। सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? जिसमें मेजोरिटी विंस, जिसमें मेजोरिटी विंस। मेजोरिटी विंस मतलब सर जितनी वोट्स होंगी, जितनी वोट्स होंगी, वोट्स होंगी, ऐसा नहीं 100 मेंबर आए तो 51 जिस तरफ हो गए। मान लो 100 में से 20 ने तो वोट ही नहीं करी, 100 में से 20 ने तो वोट ही नहीं करी, ठीक है ना, वो वोट्स कास्ट ही नहीं हुई। तो कास्ट वोट का जितनी वोट हुई है, वोटिंग जितनी हुई है, अपने इलेक्शंस वाले नहीं होते क्या, ये रिजल्ट किसमें से निकालते हैं? जितनी वोटें पड़ी हैं, मतलब जितनी कास्ट हुई हैं, उनमें से रिजल्ट निकाला जाएगा। अब जो बंदे आए ही नहीं, हम क्या करें? जो पहुंचा ही नहीं, जिसने वोट ही नहीं डाली, समझ गए ना, उसका कुछ नहीं करना भाई, जो वोट्स कास्ट हुई हैं, अगर उनमें से मेजोरिटी एक तरफ हो जाती है तो रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। क्लियर? लेट इट बी फॉर एग्जांपल आपके टोटल मेंबर कितने थे जी? 100 में से 10 तो आई। क्लियर? और लेट इट बी 10 ने वोटिंग नहीं करी, टोटल कितने वोट्स हुई? 80 की मेजोरिटी कितनी हुई? 41 वोट्स। अगर मेंबर डिक्लेयर करने को राजी हैं, हाँ जी हाँ, बोर्ड ने बिल्कुल सही कहा, 15% दे दो, रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। क्लियर? द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। बट दूसरी तरफ वर्ड क्या है? स्पेशल में वर्ड चलता है 3/4 इन फेवर, 3/4 इन फेवर। अब वोट कास्ट कितनी हुई थी? 80। आएगा फिर वही वर्ड, 100 का ना कर देना, किसका करेंगे? कास्ट का। जितनी कास्ट हुई, जितनी हैपन हुई, 80 का 3/4 कितना हुआ? 60। सर वही बात,
अगर, अच्छा वर्ड होता है एट लीस्ट, वर्ड क्या होता है एट लीस्ट का मतलब 60 चलेगा, अगर 60 मेंबर ने यस कर दी तो पास हो गया, यस सर, क्योंकि वर्ड था एट लीस्ट, मैंने मोर देन वर्ड नहीं कहा था, एट लीस्ट 3/4 भी यस कर दे, passed, special resolution has been passed. But sir, for this purpose only you have to gain knowledge about किसके बारे में, आपको सिर्फ ऑर्डिनरी के बारे में ही जानना था, क्लियर, कि डिविडेंड जो है अपने आप में क्या है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, और पता है एजीएम अगर हो रही है, अगर एजीएम हो रही है तो एजीएम में वन ऑफ द नॉर्मल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कोई स्पेशल मैटर नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा मैटर डिस्कस करना है एजीएम में, डिविडेंड डिस्कस कहां पे होते हैं, एजीएम ही होते हैं, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस है सर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, निपटाओ, खत्म करो, आगे चलिए। यस, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एन एजीएम इज एन आइटम ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेक्शन कौन सा लिखा हुआ है, 10 चैप्टर 7, जब अपन रीड आउट करेंगे वहीं पे दोबारा फिर ये पॉइंट डिस्कस होगा, फिर मैं आपको दोबारा याद करवाऊंगा, ध्यान से रीड कर, तुमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि वहां पे ये चीज लिखी हुई थी, इसको वर्ड बोलते हैं सर, जितना लिंकेज लेकर चलोगे ना उतना आप लोगों का माइंड भी डेवलप होगा, प्लस आप ये मानिए कि आपका ध्यान सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं, आप ओवरऑल डेवलप करेंगे, क्लियर, कि मैंने पॉइंट रीड आउट किया कि कहीं तो रीड आउट करा है, डिविडेंड के बारे में पॉइंट तो आया था कि चैप्टर 7 में वहां पे लिखा हुआ है, हमें कई बार तो पेज तक भी दिख रहा होता है कि हमने पढ़ा तो है कि ऊपर टॉप पे राइट साइड पे ये लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, अब ये देखना है वो कहाँ लिखा हुआ था, इसको कहते हैं कि इतना एग्जैक्ट वे में उसको लेकर चलना, एंड एवरीथिंग इज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, करने पे है, समझ गए ना, तो अगर एक बार डिटरमिन्ड हो गए कि अपन ने करना है तो करना है, करवाना हमारा काम है, गाइडेंस हमारा काम है, बट चलना तो आपने है ना, पढ़ना तो आपने है ना, अगर तो स्टार्टिंग से ही हम लोग अपना जो टारगेट है मैनेज्ड करके चलेंगे, नॉट अ बिग इशू, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई इम्पॉसिबल चीज थोड़ी है, आप एक चीज नॉर्मल सोच कर देखो, चलो मैं अपने तो छोड़ो कि 584 हाईएस्ट है, अगर नॉर्मली जो रैंक होल्डर्स भी हैं कोई एलियन तो नहीं है तो वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तुम जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कर सकते हैं तो अपने में ऐसा क्या नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। एट प्रेजेंट आपके सामने बोथ बोथ ग्रुप्स मैंने पास आउट करे हैं, या तो कह दो कोई कोई मिल गया वाला दिख रहा हूँ, कोई और कोई एलियन वगैरह दिख रहे हैं, है तो अपने जैसे ही है नॉर्मल, तो सर बिलीव इन योरसेल्फ, सबसे पहले तो अपना हौसला रखा करो कि अपन कर सकते हैं, और जब सही वे आउट होगा, डायरेक्शन आपको सही मिलेगी, तो क्या दिक्कत आती है, समझ गए ना। बट हाँ सर, प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, प्रोफेशनल डिग्री है, इसीलिए हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा करियर ऑप्शन से अपन इस चीज को देख रहे होते हैं, इसीलिए थोड़ी अपन डाउटफुल अप्रोच में चले जाते हैं, बट सर टेक इट एज नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ एक चीज श्योर है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो देखो चाहे सच है चाहे कुछ भी है, पढ़ना जरूर पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही आदत बना लोगे, स्टार्टिंग से ही अपना वही पैटर्न, और आपका तो कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है कि पूरा पूरा दिन ऐसा करो जी, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, मोस्टली हर बंदे की लैंग्वेज यही होती है, सीए में तो जी इतना इतना पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं यार, रिलैक्स्ड, आपको वे आउट मिलेगा, सब सही तरीके से चलेंगे। आप पास्ट जो अवार्ड सेरेमनी हम लोग कंडक्ट करेंगे, हमने अभी तक नहीं करी, कि जस्ट आप लोग भी उनसे मिलो, आप लोग भी उनके साथ मिलो, कि जो पास आउट हुए हैं उनसे सुनो, उनसे डिस्कस करो कि आपका पैटर्न क्या रहा, हम तो शायद झूठ भी बोल दें, ठीक है ना, कि उनसे पूछ लो कि वो कितना पढ़े हैं, कि उन लोगों का कितना सिस्टम रहा है, कैसे रहा है, कि कितने घंटे पढ़ाई करी है, वो आपको नॉर्मल बताएंगे सर एक्सपीरियंस क्या रहा, अपना सेशन ही किया जस्ट ½ एन आवर, ये तो चलो डेमो सेशन है, या 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट्स, मैंने वही तेरा 3 घंटे वाला काम 1.25 घंटे में करवा दिया, समझ गए ना, ये अपनी एक बैच की पावर होती है, कि जब आप लिमिटेड बैठते हैं ना तो कंटेंट चलता है आपके अकॉर्डिंग। अब मुझे पता लग गया कि सर डिविडेंड वर्ड आपको क्लियर हो तो चुका, चल आगे चलो, नेक्स्ट आगे दोबारा फिर उसको पॉलिश करेंगे, दोबारा फिर रिवाइज करेंगे, ये टाइम सेविंग मोड्स होते हैं। अब जब पूरा दिन आपके पास बचेगा, आपको लगेगा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है तो फाउंडेशन से भी ठीक लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है,
फाउंडेशन में भी अपनी 4-5 घंटे की क्लासेस थी, यहाँ पे भी 4-5 घंटे की चल रही है। बट द सेल्फ एफर्ट्स जो घर पे जाके आप लोग अपने 2-3 घंटे स्टडी का लेकर चलोगे, डेली पार्ट रिवाइज करके चलोगे, दैट इज द मेन थिंग, और कुछ नहीं है सर। हम तो उल्टा, हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, इतने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो गया यार, वाकई सी एंटर कुछ नहीं है, कि हम तो वैसे ही बहुत ज्यादा, पहले तो चलो पॉजिटिव तो थे, हम और उल्टा पॉजिटिव हो गए कि बढ़िया भाई, बहुत बहुत ग्रुप 2 बड़े आराम से निकल रहे हैं, कि जो जा रहा मजा आ रहा, बहुत ग्रुप 8 पास 8 पास 8 पास, सिस्टम सिस्टम बना रहा है बिल्कुल जी। क्लियर। तो चलिए सर, यहाँ पे अभी तक हमने वर्ड क्या यूज किया, द मेंबर्स में। अच्छा सर, जो बोर्ड ने रिकमेंड करा था या डिक्लेयर करा था? रिकमेंड। क्या मेंबर्स उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं, या बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते? क्या होगा सर? बोर्ड ने जो एक बार क्या कर दिया, रिकमेंड कर दिया, मेंबर्स उस अमाउंट को, उस कंटेंट को, उस परसेंटेज को रिड्यूस कर सकती है, इंक्रीज नहीं कर सकती, पहली बात। क्लियर। हो सकता है मना ही कर दे, ना जी ना, कोई डिविडेंड नहीं बांटना, रहने दो। हाँ ठीक है, फिर मेंबर्स ने जब मना कर दिया, हमने तो पहली वर्ड कहा था कि फाइनल डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर्ड बाय किसके द्वारा होगा? मेंबर्स। अगर मेंबर्स राजी हैं तो डिक्लेयर करवा दो, कम करना है कम कर लो, बट आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। वर्ड क्या लिखा हुआ है सर? द मेंबर्स में रिड्यूस द रेट और अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, बट दे कैन नॉट। वर्ड क्या लिखा हुआ है? तेरे बोर्ड ने कितना रिकमेंड करा था? मैं कहूँ जी 18% दे, मतलब ही नहीं सर, आप एज पर द रेगुलेशन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम अलाउड ही कितना है? सिंपल। क्योंकि रिकमेंडेड जो होगा, हाँ तू 15 के 12 कर ले, 15 के 10% कर ले, चलेगा। तू 0 कह दे ना, देंगे ही नहीं, ठीक है, तुम्हारा ही तो डिविडेंड था, तुम नहीं लेना चाहते तुम मत लो। अब कई सियाने भी होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं इन्वेस्टर्स, कि जी हमारी थिंकिंग पता क्या है, जितना कमाएंगे खा जाएंगे। और होता ही है, आज मेरी इनकम मान लो 10,000 से बढ़ गई, ठीक है, मैं तो खर्च कर दूंगा कहीं ना कहीं। अगर कंपनी में ग्रोथ दिख रही है, अगर कंपनी में आपको बढ़िया ग्रोथ दिख रही है, मेंबर्स पता क्या कहते हैं? इस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दो, दोबारा दोबारा कंपनी में ही प्लांट कर दो, कंपनी में ही लगा दो, अरे और बढ़िया ग्रोथ होएगी। हमारा क्या जी, आज ये डिविडेंड आप हमें बांट दोगे, कंपनी के अकाउंट से पैसा गया, हमने खा लिया, किसको क्या मिला बता? समझ गए ना? ठीक है, सुनने को अच्छा लगता है जी, कंपनी क्या बांट रही है, डिविडेंड बांट रही है, एक मार्केट में हवा भी बनती है, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट भी होते हैं, कई इन्वेस्टर्स सही भी होते हैं कि जी बेशक हमें आज मत दो, वो भी ऐसे नहीं है, वो भी लालची है, वो फ्यूचर देख के चल रहे हैं। आज छोटे छोटे डिविडेंड लेके क्या करेगा, बड़ी अमाउंट उठा, कहता वो कैसे? आप हमें आज डिविडेंड मत दो, आप कब देना, आप इसको री इन्वेस्ट कर दो, बिजनेस में लगा दो, कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस और बढ़ जाएगा, बैक बढ़ेगी, उसकी भी रिटर्न किसको मिलनी है? हमें ही मिलनी है। तभी ये सारी पावर, फाइनल डिविडेंड की जो पावर दी गई, वो किसके हैंड्स में है? मेंबर्स में। सर तुम देखो जी, तुम देखो, अगर तुम्हें सेटिस्फाइड लगता है तो ठीक है दे दो, नहीं लगता तो रिड्यूस कर लो, कम कर दो, पर इंक्रीज नहीं कर पाओगे। अगर रिकमेंडेशन कितनी थी? 15%, 15 या 15 से डाउन या बिल्कुल भी नहीं, बट इंक्रीज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? सो स्टेप 1, पहले प्रपोजल कौन रखता है? बोर्ड। मैटर कहां पे जाएगा? एजीएम में। एजीएम में मेंबर्स क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे, एंड डिक्लेरेशन के टाइम पे, क्लियर, पहली बात तो ये डिक्लेयर जब होगा, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। और ये सर एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस है, कोई स्पेशल बिजनेस नहीं है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू काम चल जाएगा। क्लियर। एंड आफ्टर दैट सर, डिक्लेरेशन के टाइम पे मेंबर्स में रिड्यूस द अमाउंट, रिड्यूस द रेट, बट कैन नॉट इंक्रीज। दिस इज एक्चुअल इंटरप्रिटेशन। आप समझ रहे हो? वर्ड ट्रांसलेशन होती तो 3 मिनट में हो जाती, जो आधा घंटा ले गया दैट इज इंटरप्रिटेशन। कि उसकी रियलिटी देखना सर, क्यों प्रोविजन बनाई गई, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके लॉजिक्स क्या हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एंड द लास्ट नेक्स्ट इज एंटायरम डिविडेंड। हाँ जी, एंटायरम डिविडेंड इज, वर्ड क्या है? अब यहाँ पे वर्ड तुमने सीधी पावर किसको दे दी?
एंटायरम है ना, एंटायरम तो दे सकते हैं, बट फाइनल डिविडेंड, क्लियर। तो एंटायरम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय, वर्ड क्या लिखा हुआ है, तो बोर्ड वहां पे क्या करेगा सर, इसको डिक्लेयर करेगा, क्लियर। चलिए छोटी सी डिस्कशन, क्लियर, देन आफ्टर दैट वाइंड अप करेंगे एंड बैक टू बैक जो आप लोगों के सेशंस हैं वो आप प्रोग्रेस में चलते रहे, क्लियर। मैं इसीलिए आज कोई ज्यादा कंटेंट नहीं कर रहा, सम ऑफ स्टूडेंट्स कल से भी दोबारा ज्वाइन करेंगे, कुछ आउट ऑफ स्टेशन थे नॉर्मली, क्लियर। तो धीरे धीरे ये चेंजेस वगैरह होती रहेंगी, इसीलिए हम इसको एज अ ट्रायल पार्ट लेकर चल रहे हैं, बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आफ्टर द रिजल्ट्स एवरीथिंग विल बी फाइनलाइज्ड, क्लियर, एंड आपका प्रॉपर वे से चलता रहे। मैं तो सिलेबस ही करवा रहा हूँ सर, मेरे ट्रायल नहीं है, मैं तो फर्स्ट डे से अपना सिलेबस ही करवा रहा हूँ, क्लियर। कि मैं ये दोबारा थोड़ी चलेगा, ये हो तो गया डिविडेंड, आपने पढ़ा तो था पहले दिन कि हाँ सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, डिविडेंड फाइनल होता है, एंटायरम होता है, क्लियर। द लास्ट इज कंडीशंस। अब सर सेक्शन चलता है जी मेन, सबसे ब्रॉडर सेक्शन, जिसमें सारी डिसीजन, सारी मतलब जो मेन कंडीशंस है। अच्छा, कंडीशंस फॉर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, द मेन कंडीशन, सेक्शन 123, पहली कंडीशन पढ़िए जी। सर इस डिविडेंड का सोर्स क्या होगा, पैसा आएगा कहां से, पढ़िए जी। द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, सर पहली बात तो डिविडेंड रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही आएगा। कौन से प्रॉफिट सर, प्रॉफिट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा वर्ड क्या है, और मींस या फिर फॉर द प्रीवियस ईयर या ईयर्स, ब्रैकेट में ऐसे देख रहे हो, प्रीवियस ईयर जिसको तुम वर्ड बोलते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर। एंड रिमेनिंग जो क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और मे बी बोथ, बोथ मींस कुछ करंट ईयर में से कुछ प्रीवियस ईयर में से, अब डिविडेंड तो देना ही देना है, या फिर मतलब सोर्स तो एक निकला, पहला सोर्स क्या निकला, प्रॉफिट, वो तुम्हारी मर्जी सर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, या मे बी दोनों को यूज करो, जैसा भी है, सोर्स तो एक ही है। दूसरा मेन, मनीज प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा, सीजी और एसजी, सीजी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मींस स्टेट गवर्नमेंट, सीजी और एसजी इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय, अगर सीजी और एसजी ने गारंटी दी होगी तो, क्लियर। कि आपके केस में जो डिविडेंड की गारंटी है वो किसने दी है, फिर तो ठीक है, वो पैसा आया तो पड़े, डिविडेंड मिलेगा मिलेगा सर, चिंता ना करो। कहती जी बट पैसा तो है ही नहीं, प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने गारंटी दी तो हुई है। कहता कौन सी गवर्नमेंट, सीजी और एसजी। मनी इज प्रोवाइडेड बाय, पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, सीजी और एसजी इन परसुआंस हो, अगर उन्होंने गारंटी क्या करी होगी, प्रोवाइड करी होगी। अब मोस्टली एक क्वेश्चन में नॉर्मली क्या हुआ, जो लास्ट हमारी डिस्कशन का पार्ट था, क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया ना, अब ये ना लॉ का पॉइंट क्या है कि सर ईच एंड एवरी लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अब पता नहीं कौन से में से कोई पॉइंट बनाकर ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। उन्होंने क्या करा, अब मोस्टली बच्चे को याद क्या रहेगा, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड में, हाँ सर प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में क्या होता है जी, फॉर करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, या मे बी बोथ। ये पॉइंट याद ही नहीं आया कि सर दूसरा सोर्स एक ये भी तो है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा प्रोवाइड करा क्योंकि उन्होंने गारंटी दी हुई थी डिविडेंड की, तो वो भी अपने आप में क्या है, सोर्स है। पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ इस लाइन पे, सिर्फ इस लाइन पे, और वहां पे क्या लिखा होता, क्या सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की अगर गारंटी है तो मनी वहां पे यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, याद ही नहीं आया किसी को कि ये भी अपने अपने वन ऑफ द सोर्स है। तो नॉट ओनली द प्रॉफिट्स, इवन मनी इज प्रोवाइडेड बाय द सीजी और एसजी इन परसुआंस ऑफ द गारंटी गिवन बाय इट, तो ये भी सर अपने आप में क्या है, सोर्स, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। अब जिसपे आपका स्टेक, जो गवर्नमेंट का 51%, आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी, एसजी और मे बी बोथ। तो वहां पे गवर्नमेंट ने गारंटी दी, गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई अपने शेयर होल्डर्स को कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर। तो उस केस में सर फिर अगर कंपनी प्रॉफिट्स में नहीं भी है तो गवर्नमेंट को पे आउट करना पड़ेगा, पर डिविडेंड तो, क्योंकि वर्ड का यूज है गारंटी, समझ गए ना कॉन्सेप्ट। तो ये सारी थिंग्स थी जो हम लोगों के एक नॉर्मल पार्ट का पॉइंट है, यहां तक कोई डाउट, क्लियर। सो आज ज्यादा कोई डिस्कशन हम नेक्स्ट आगे नहीं करेंगे, जस्ट ओवरव्यू आप लोगों को एक दिया, एंड एक टॉपिक दैट इज चैप्टर 8 पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग आप लोगों ने स्टार्टिंग करी, क्लियर। विद द नेक्स्ट लेक्चर, कल जो हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से अपनी बात नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्लियर। यस प्लीज।
कोई बात नहीं, आ जाएगा। 19 को कह रहे हैं कि आप लोगों का जो फाउंडेशन का रिजल्ट है मे बी 19, वैसे 2 डेट्स गिवन है 19 और 20, मोस्ट एक्सपेक्टेड 19 को है। क्लियर? तभी हमने अपने सेशंस पहले रखे कि बाद का सेशन जो होगा वो फाइनलाइज्ड वाला पॉइंट ही होना चाहिए हमारा। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके जी।